अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। खित्ते और आलमी सियासत के हालिया मंजरनामे में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। अरब दुनिया, बिलखसूस खलीजी रियासतें, इसराइल के बढ़ते हुए हमलों और खतरात को महसूस करते हुए अब महज बयानात तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली इक़दामात की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे वक्त में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा सामने आया है, जिसने खित्ते की जोग्राफियाई और दिफाई सूरत हाल को नई सिमत दे दी है। यह मुआहिदा महज एक दिफाई ताउन नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली का इंदिया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने रॉयटर्स को बताया कि इस मुआहिदे को जारहियत के लिए इस्तेमाल करने की कोई नीयत नहीं, लेकिन अगर फरीकैन को खतरा लाहक हुआ तो यह मुआहिदा लाजमी तौर पर फाल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि ख्वाहिश है कि मुस्लिम दुनिया का भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो। सऊदी अरब के साथ साथ मुआहिदे में मजीद ममालिक भी शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। इसमें बिल्कुल बड़े कवी इम्कानात हैं कि ये एक्सपेंड हो। मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश भी है और कमेंट भी है कि जो एक ब्रॉडर शक्ल ये इख्तियार करे जिस तरह नेटो है। बरतानवी खबर से इज़हार है। रॉयटर्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे ने मौसर तौर पर रियाज के माली वसाइल को पाकिस्तान की बड़ी फौजी ताकत से जोड़ दिया है। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि यह मुआहिदा ताकत के इलाकाई तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली का बाइस बनेगा और खित्ते से मुताल्लिक इसराइल की हिकमत अमली को भी मुतासर करेगा। बाद मुबस्सरीन के मुताबिक 9 सितंबर को कतर में इसराइली कार्रवाई के बाद किसी खलीजी रियासत की जानिब से उठाया गया यह पहला बड़ा दिफाई रद्द अमल है। ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट फॉर यूरोप एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की डायरेक्टर वेलिना चाकारोवा का ख्याल है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा एक अचानक और चौंका देने वाली जोग्राफियाई सियासी पेशरफ की नुमाइंदगी करता है। उनके बकौल इससे यह जाहिर होता है कि रियाज अब मुकम्मल तौर पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हिसार से मुतमईन नहीं। BBC को इंटरव्यू में सऊदी मुहक्किक मुबारकुल अता ने कहा है कि यह मुआहिदा हैरान कुन नहीं। इस मुआहिदे का ताल्लुक खित्ते में बढ़ती इसराइली कार्रवाइयों और उसके स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी अमरीका की जानिब से धोखा दही से है। कई दहाइयों से अमरीका और 6 खलीजी रियासतों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदे के तहत वाशिंगटन तेल और गैस की फराहमी के एवज इन मुल्कों को सिक्योरिटी जमानत देने का पाबंद है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस मुआहिदे की बुनियाद में पहली दरार उस वक्त पड़ी जब 2019 में ईरान नवाज हौसी बागियों ने सऊदी अरब और 2022 में मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले किए। इन दोनों मौके पर अमरीका की जानिब से कोई खास रद्द अमल देखने में नहीं आया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक खलीजी रियासतें अब न सिर्फ इस बात की जमानत मांग रही हैं कि इसराइल, कतर या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दोहराएगा, बल्कि ये अब इससे भी ज्यादा काबिल एतमाद सलामती की जमानतें मांग रही है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सऊदी सरजमीन पर बगैर किसी इस्तिस्ना के अपने मिसाइल या अपना कोई भी हथियार नस्ब कर सकता है। सऊदी अरब ने यह भी ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में अपनी सरमायाकारी को $25 अरब तक बढ़ाने पर गौर कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान में मादनियात और पेट्रोलियम के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में अपने डिपॉजिट्स $2 अरब तक बढ़ाने पर भी गौर कर रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक मक्का और मदीना में 2 मुक़द्दस मसाजिद के दिफा के लिए सिक्योरिटी का अज़्म पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इत्तेहाद की बुनियाद है। 1960 में पहली बार पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब की सरजमीन पर तब आई थी जब यमन में मिस्री अफवाज की तरफ से जंग छेड़ने के खदशात ने सर उठाया। उसके बाद 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद तेहरान के साथ तसादुम के खदशात के दौरान भी पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के मजीद करीब आ गए। 1991 में इराक की कुवैत पर चढ़ाई के दौरान भी पाकिस्तान ने एक फौजी दस्ता सऊदी अरब भेजा था, जिसे मक्का और मदीना में मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2016 में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत में इस्लामी ममालिक के एक फौजी इत्तेहाद में भी शमूलियत इख्तियार की थी। 2018 तक पाकिस्तानी फौज के 1000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तरबियत के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस दिफाई ताउन के तनाजुर में दीगर खलीजी ममालिक भी मुतहर्रिक हुए हैं। खलीजी ताउन कौंसिल या GCC के ममालिक ने इज्तिमाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए बड़े इक़दाम करने का अहद किया है, जिनमें इंटेलिजेंस के तबादले में इजाफा, नए मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स की तैयारी और मुश्तरका दिफाई मशक़ें शामिल हैं। ये फैसले इसराइल के रवाह माह के अवाइल में दोहा पर मोहल्ले हमले के बाद सामने आए हैं। UAE के अखबार नेशनल के मुताबिक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल एक सियासी और मुआशी इत्तेहाद है, जिसने मुत्तहिदा फौजी कमांड के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। 6 रुकनी ब्लॉक ने कहा कि वो खित्ते में बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले के लिए एक इलाकाई इब्तदाई इंतबाही निज़ाम की तैयारी को तेज करेंगे और तमाम मुतासरा ममालिक के साथ फ़िज़ाई सूरत हाल का तबादला करेंगे। बयान के मुताबिक
इन इक़दामात में 3 माह के अंदर मुश्तरका फौजी और कमांड सेंटर की मशकें शामिल होंगी, जिसके बाद फिजाई दिफा की बरह रास्त मशकें भी की जाएंगी। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल ने दोहा में हमास के वक्त को निशाना बनाया, जो गजा की जंग के लिए जंग बंदी की शराइत पर बात कर रहा था। आलमी और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के मंजरनामे पर होने वाली हंगामा खेज तब्दीलियों की एक बड़ी वजह वही तनाज़ा है जो हल नहीं हो पा रहा, यानी गजा जंग तूल पकड़ती जा रही है और अब बात नस्ल कुशी से आगे निकलकर गजा के बंटवारे तक आ गई है। इसराइल को कोई लगाम नहीं डाल पा रहा, जिसकी पुष्पनाही के लिए अमेरिका भी बजिद है। गुज़िश्ता रोज भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद को अमेरिका ने वीटो किया था और आज एक और अफसोसनाक खबर सामने आई जब ट्रंप इंतजामिया इसराइल को 6 अरब 40 करोड़ डॉलर मालियत के हथियार फरोख्त करने पर गौर कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के मुजव्वजा पैकेज में 3 अरब 80 करोड़ डॉलर मालियत के 30 AH-64 अपाची हमला आवर हेलीकॉप्टर और 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मालियत के 3250 प्यादा फौजी जंगी गाड़ियां शामिल हैं। मजीद 75 करोड़ डॉलर के पुर्जाजात जो वक्तरबंद गाड़ियों और बिजली की फराहमी के लिए हैं, वो भी फरोख्त के अमल में शामिल हैं। इसराइल के लिए ये नई ऑफर उस वक्त सामने आई है जब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के लिए दुनिया के रहनुमा जमा होने वाले हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी गजा पर आला सतह का इजलास मुनक्कद करने वाली है। इस इजलास से कबल गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपनी 80वीं नशिस्त के दौरान फ़लस्तीन की शमूलियत के हवाले से एक अहम करारदाद मंजूर की, जिसके हक में 145 वोट, मुखालिफत में 5 वोट आए, जबकि 6 अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को आइंदा हफ्ते आलमी रहनुमाओं के सालाना इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने की इजाज़त के हक में वोट दिया, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें न्यूयॉर्क का वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। इस इक़दाम को फ़लस्तीन के हक में आलमी राय आमा का मजहर करार दिया जा रहा है, क्योंकि मुतअद्दिद आलमी ताकतें बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की जानिब जा रहे हैं। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक उनका मुल्क कल यानी 21 सितंबर को फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। पुर्तगाल ने यह ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के पीर से शुरू होने वाले इजलास से कबल किया, जिसमें तकरीबन 10 दीगर ममालिक भी ऐसा ही करने वाले हैं। बरतानिया, कनाडा और फ्रांस उन दीगर मगरबी ममालिक में शामिल हैं जो जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के मुशीर ने कहा कि जनूब मगरबी यूरोप का मुल्क अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा और सान मेरिनो भी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक से तकरीबन 3/4 पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मनसूबों पर शदीद तनकीद की है, जिसके मुताबिक यह हमास को उसके 7 अक्टूबर 2023 के हमले पर इनाम देने के मुतरादिफ है। ये पेशरफ ऐसे वक्त में हो रही है जब इसराइल की गजा पर जारहियत ने इंसानी बहरान की बदतरीन सूरत इख्तियार कर ली है। अक्टूबर 2023 से अब तक 65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाखों जख्मी या बेघर हैं और कहत का खतरा मंडला रहा है। गजा शहर के मरकज में इसराइली फौज की पेशकदमी का सिलसिला जारी है, जबकि ज़मीनी ऑपरेशन में भी अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजरा इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। गजा शहर छोड़ने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,80,000 हो चुकी है। इसके अलावा 2 रोज़ कबल इसराइली फौज ने गजा शहर के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा किया था। मुकामी महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल की गजा में कम अज कम 65,141 अफराद शहीद और 1,65,925 जख्मी हो चुके हैं। इसी संगीन और तकलीफ सूरत हाल पर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने खबरदार किया है कि जिनके मुताबिक हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। ये मौत और तबाही की बदतरीन सतह है जो मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने वक्त में देखी या शायद अपनी ज़िंदगी में। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे, मैं ज्वाइन किया है आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ है उस पर पूरी दुनिया में तबसरे हो रहे हैं और एक राय ये बन रही है कि ये अमेरिका के ऊपर अदम एतमाद है, गल्फ़ कंट्रीज़ का कतर के ऊपर हमले के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह से। और अब तो इस तरह की डिबेट चल पड़ी है कि शायद कोई इस्लामी दुनिया का एक नेटो की तर्ज का एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बनने जा रहा है। आज हमारे जो वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ साहब उन्होंने भी इस बात पर इसकी अहमियत पर जोर दिया है कि मुसलमान ममालिक का अपना नेटो की तरह का एक जो डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ है ये नुक्ता आगाज़ बन सकता है एक इस्लामी नेटो की बुनियाद बनने का?
हकीकत ये है कि अभी सिर्फ ऐलान हुआ है कि भाई एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है ये, जिसके तहत एक पे हमला दूसरे के ऊपर हमले के मुतरादिफ होगा, या एटलीस्ट उसको समझा जाएगा। अब उसको अमली जामा पहनाना है। अमली जामा पहनाने में मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि चूंकि पाकिस्तान अस्करी ताकत है और सऊदी अरब जो है वो माली ताकत है, या तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात होंगी एट सम पॉइंट, क्योंकि डिफेंस अग्रीमेंट का तो यही मतलब होता है ना। तो सवाल ये है कि कहाँ होंगी, कितनी होंगी, और सबसे अहम चीज़ ये है कि चेन ऑफ कमांड क्या होगा, ये किसको रिपोर्ट करेंगी, सही। मतलब ये वो सिस्टम क्या होगा, वो सभी ये सब बातें अभी तय होनी है। तो इस्लामी ममालिक का नेटो जो है वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो ये दो मुल्क जो हैं इसको ऑपरेशनलाइज कर लें तो देन विल सी। मतलब अभी तो मतलब बहुत ही इब्तदाई मरहले हैं। इस आइडिया को तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, गल्फ के अंदर भी, बाकी ममालिक ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इसको। और इंडिया के अंदर जो हम देख रहे हैं बड़ी बेचैनी पाई जा रही है, इसराइल के अंदर बड़ी बेचैनी नजर आई है इस माहिदे के बाद। जाहिर है इससे जो है वो रिपल्स जो क्रिएट किए हैं इस ऐलान ने, जो दिफाई मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। देखें, इसराइल जो है वो उसके क्या आदाफ हैं, उसका स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्या है, उसको समझे बगैर जो है ये हम इस बात को नहीं समझ सकते कि हाँ भाई इसराइल इसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हाँ मतलब मीडिया के अंदर कोई एक आध बयान आ गया, कुछ इस तरह हो गया, लेकिन हकीकतन इसको समझने की ज़रूरत है कि इसराइल का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्या है। उसके दो पहलू हैं। पहला जो उसका ऑर्बिट है वो मुल्क हैं जो उसके बॉर्डर लगता है, यानी मिस्र हो गया, लबनान हो गया, शाम हो गया, उर्दन हो गया। उसके बाद जो है उनका जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें ईरान है, इराक है और यमन है। जो खलीजी ममालिक हैं सऊदी अरब बशमूल, वो इसमें नहीं है। ये बात ठीक है कि हाँ भाई कतर पे हमला हुआ है, तो लेकिन इस किस्म का जो मुआहदा है ये कतर के हमले के रिएक्शन में नहीं है। ये बड़ी एक दरीना जो है गुफ्तगू चल रही थी कई दिहाइयों पे मुहित जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है लेकिन वक्तन फवक्तन। वो जो प्लान है इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का, उसके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, उसके अंदर वो टेरिटरी जो है वो कैप्चर करना उसमें शामिल है, सऊदी अरब तक। देखें ये तो ग्रेटर इसराइल देखें, ये जो बयानबाजी होती है वो उसको ज़रा सा साइड पर रखें। पहले ये बताएं कि इस वक्त जो उनके जो ग्रेटर इसराइल है उसका मतलब ये है कि गज़ा और वेस्ट बैंक जो हैं उसमें फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है उनके पास जनूबी लबनान और जनूबी शाम के अंदर उनके पास जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो। उसके अलावा जो है शायद कभी वक्त ज़रूरत पड़े तो जो साइनाई पेनिनसुला है जिस पे जो इजिप्शियन टेरिटरी है उस पे जो है शायद कभी जो है मुस्तकबिल के अंदर वो अपना हदूद अरबा उसको जो है ना एक्सपैंड करें। ये बाकी जगह बहुत दूर हैं। देखिए इतनी फौज ही नहीं है इस वक्त जो है। अगर आप देखें इसराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी के, वो इस कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हम गजा में जो है क्या हम मार्शल लॉ लगाएंगे, उसका कितना खर्चा होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। वे फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। तो ये चीज़ें बगैर देखे जो है हम इस तरह की बात नहीं कर सकते कि हाँ भाई किसी ने कह दिया कि जी ग्रेटर इसराइल में तो सऊदी अरब भी शामिल है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम हैं, लेकिन उसको हम कल को हम ये कहना शुरू कर देंगे उसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जी पाकिस्तान पे भी कब्जा कर ले, तो ये मतलब इसकी कोई हद नहीं है। सही है। और दूसरा ये बताएं कि इस तनाज़े का मामला फिर किस तरफ जाएगा। ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं गजा के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, फ़लस्तीन की बात अगर हम करें तो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो इजलास शुरू हो रहा है उसमें भी कई ममालिक जो हैं, जिसमें कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। समझते हैं आप ये एक सिग्निफिकेंट मूव होगी इस मसले के तनाजुर में? देखें दबाव और अलामती लेवल पे तो बहुत सिग्निफिकेंट है। जो डील हुई है ना सऊदी अरब की और पाकिस्तान की, इसमें सवाल ये उठता है कि बाकी बातें छोड़ दें, गजा में जंग बंदी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है इनएविटेबली होनी है। ये इट्स नॉट गोना गो ऑन फॉर एवर। तो सवाल ये है कि उसके बाद वहां की सिक्योरिटी कौन संभालेगा। दुनिया कहती है कि जी इसराइली डिफेंस फोर्सेस की ऑक्यूपेशन मंजूर नहीं है, ठीक है, तो फिर वहां पे हुकूमत कौन संभालेगा। हुकूमत से पहले जो एक इंटरम सिक्योरिटी फोर्स होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा। अमेरिका तो नहीं करेगा।
तो ये रह गई अरब और मुसलमान मुल्कों के ऊपर जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ ये जो दिफाई अपना इत्तेहाद हुआ है सऊदी अरब का, इसमें पाकिस्तान जो है वो गज़ा वुड प्रॉबली बी वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस के जहाँ सऊदीज और पाकिस्तानीज और दीगर और ममालिक जो हैं वो कोऑपरेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को बराह रास्त या जो है बिलवास्ता इसराइल से डील करना पड़ेगा, क्योंकि देखें वो बॉर्डर्स उसके कंट्रोल करेंगे, अंदरूनी सिक्योरिटी अरब मुस्लिम फोर्स के हाथ में होगी। तो ये कोई अलग दुनिया तो नहीं है ना, मतलब इसमें फिर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि ये कि जी इसराइल के साथ जंग हो जाएगी और इसराइल फैल रहा है। ये फजूल की बातें में हमें पढ़ने की बजाय हमें इसके जो हकीकी मुज़मरात हैं उनको समझने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ एक मुखासमत चली आ रही है बड़े अरसे से, और अभी भी भारत के अंदर तो ये बयानात दिए जाते हैं, भारतीय वज़ीर दिफा भी कहते हैं, बाकी उनके नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर है, वो जारी है। तो अब आपको लग रहा है कि इस मुआहिदे के बाद उसके ख़तरात जो हैं भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मिसकैलकुलेशन के या जारहियत के, वो कम हो जाएंगे? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ जहाँ हालात खड़े हैं ना पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, तो बड़ी फ्रिजिलिटी है। ये जो मतलब जंगबंदी तो हो गई, लेकिन जंगबंदी के बाद जो है वो मामला वहीं का वहीं है। तो देखें, ख़तरा टला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल को वो कर देंगे। वो अगेन उनकी बयानबाजी को भी हमें उसी तरीके से देखना चाहिए। कुछ जो है वो मीडिया की इंफोटेनमेंट है, वो एक इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं, मुबस्सरीन और जो है ये जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं। फिर इसके अलावा सियासी जो है ना मुहर्रकात होते हैं बहुत सारे लीडरान के, कि जी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके इलेक्शन आने वाले हैं। फिर अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है कुछ झटका लगा है। जी। और फिर ये यके बाद दीगर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है ना सामना है। ये अब देखें, ये जो सऊदी पाकिस्तानी डील हुई है, ये उनको परेशान कर रही है कि वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके क्या मुज़मरात हैं। तो फिर ऐसे असना में जब आप अभी डील कर रहे हैं एक नई हकीकत को और बहुत सारे फ्रंट्स पे डील कर रहे हैं, तो फिर इस किस्म के बयानात देना समझ में आता है कि वो एक प्लेस होल्डर की मानंद होते हैं कि जी हम जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखें, सियासी लीडर जो है दुनिया के किसी कोने में भी हो, अगर वो किसी मसले का हल ढूंढ नहीं सकता, तो कम से कम वो ऐसा जो है दिखा रहा होता है कि हाँ भाई मेरे पास मसले का हल है। तो इसी वजह से कहते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ सही। या चल रहा है। हकीकत ये है कि एक सीज़ फायर हो चुका है और उस सीज़ फायर के बाद जो है बहुत सारे और इश्यूज सामने आ गए हैं। उस सीज़ फायर को लेके अमेरिका और भारत के दरमियान भी तनाज़ा हुआ है। तो ये इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बाकी तो ये है कि कोई भी कुछ कह सकता है। डॉक्टर साहब इसके अलावा ये बताएगा कि जब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, तो क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब पा रहा है कि जब अमेरिका की जो तरजीहात हैं वो बदल रही हैं? कल तक जो उसका खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर था भारत, अब उसके साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे। ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो है उनमें काफ़ी गर्मजोशी दिखाई देती है। भारत को टफ टाइम मिल रहा है अमेरिका की जानिब से। कल भी उन्होंने जो परसों किया सॉरी जो कर रहे थे ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह पे, वो रिलैक्सेशन भी अमेरिका ने ख़त्म कर दी उनके साथ, और यूरोप ने भी उन पर मज़ीद प्रेशर डाला है। फिर अमेरिकी सदर का ये कहना कि वो बगराम एयरबेस दोबारा लेना चाहते हैं। यानी ओवरऑल पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल है। क्या समझते हैं आप, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी, मेरा फरवरी के महीने में इस साल के शुरू में एक मज़मून आया था, द न्यू यूएस जियो स्ट्रैटेजी एंड ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से। तो उसमें मैंने यही बयान किया था कि जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आलमी एक निज़ाम था जिसको अमेरिका ने तरतीब दिया था, अब वो जो है वो पुराना हो गया है और नए हालात हैं, नई दुनिया है, रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। वो हालात जब वो निज़ाम बना था तो हालात कुछ और थे, अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इस मुख्तलिफ हालात को देखते हुए एक नए निज़ाम की तरतीब के लिए कम से कम ये इंतज़ामिया ने ख़ासा काम किया, यानी ट्रंप वाइट हाउस ने। लेकिन क्या इनके पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है। इनको भी जो है मतलब दे हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर इट आउट एज़ दे मूव अलोंग। तो ये बिल्कुल बात सही है कि एक नया निज़ाम है। जो उसकी एक बात जो समझ में आ रही है, जो जिसमें कोई शक नहीं है, वो ये है अमेरिका बेसिकली अब दुनिया की जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, तो उसमें वो कलीदी किरदार नहीं अदा करना चाह रहा। वो कह रहा है कि हम सेकेंडरी करेंगे और जो मुख्तलिफ खित्ते हैं दुनिया के अंदर, वहाँ के में जो हमारे एलाइड और पार्टनर नेशंस हैं, दीगर और स्टेक होल्डर ममालिक हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, पहल वो करें, पीछे से हम आएँगे।
तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो अमेरिका का सऊदी अरब का और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, ये इसी के रिएक्शन में हुआ है। ये नहीं, इसलिए नहीं है कि जी अमेरिका से जो है वो सऊदी अरब जो है उसका एतबार अमेरिका से उठ खड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये ऐन अमेरिका के जो मर्जी है उसके मुताबिक हो रहा है। हाँ, डिटेल्स में जो है इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इब्राहिम अकॉर्ड हो, तुर्की, इसराइल और सऊदी का बैलेंस हो, वो खित्ते की आर्किटेक्चर को आगे लेके चलें सिक्योरिटी की। तो अब जाहिर है तुर्की के साथ उस तरह खदशात हैं सऊदी को, इसराइल के साथ हालात बहुत ख़राब हैं, तो सऊदी ने कहा चलो फिल वक्त के लिए जो है पाकिस्तान के साथ जो है हम करते हैं मुआहदा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अमेरिका की जो पोजीशन है, जिस तरह से वो डोमिनेट करता था जियो पॉलिटिक्स में, उसमें अब चाइना का इन्फ्लुएंस का बढ़ना और अमेरिका का इजराइल के साथ खड़े हो जाना कई अहम मामलात के ऊपर भी, जिस पे पूरी दुनिया ने मुखालफत की लेकिन अमेरिका ने स्टैंड लिया, वो इजराइल के साथ खड़ा रहा। तो उससे पर्टिकुलरली इजराइल की वजह से ये जो इजराइल फैक्टर है वो कितना डैमेज करेगा अमेरिका की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो उसकी एक अप्रोच थी, जो उसकी डोमिनेंस थी, उसे कितना इफेक्ट कर रही है ये चीज़? देखिए, पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो एक हद तक किसी चीज़ को अफेक्ट करती है। कोई मुल्क या आलमी सतह पे फ़िज़ा क्या है, लोगों की राय क्या है, ममालिक का एटीट्यूड क्या है, वो एक हद तक जो है चेंज प्रोड्यूस करता है। असल हकीकत क्या है कि इकोनॉमिक ताकत किसकी है, अस्करी ताकत किसकी है, ये चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं वर्ल्ड ऑर्डर को और मुल्कों की हैसियत को। चाइना का सिचुएशन ये है कि अगर आप देखें उनकी अखबारात को, तो आज वो जो है वो बड़े उसको सराहा रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई कल के रोज़, जुम्मे के रोज़ जो है सदर शी की और सदर ट्रंप की। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत सख्त दबाव का शिकार है। उनको जो है उससे रिस्पाइट चाहिए, और वो रिस्पाइट अमेरिका के साथ मुआहदे के सूरत में मिल सकती है। सही। तो आई डोंट थिंक कि चाइना का उस तरीके से जो है ना हमें एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, देखें इसराइल जो है वो मशरिक वुस्ता के हद तक महदूद है। चीन तो आलमी एक सतह पे जियो इकोनॉमिक ताकत है ना, सही है। तो इसराइल तो एक खित्ते के हद तक महदूद है, उसका मजीद जो है उससे आगे कोई नहीं है। आई थिंक उसको भी हमें कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत है। जहां तक अमेरिका का इसराइल के साथ ताल्लुक है, देखें मुख्तलिफ, इट्स अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। एक नया निज़ाम तरतीब देने की कोशिश की जा रही है खित्ते के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो आपका देरीना अहला है, अगर आप अमेरिका हैं तो आप उसको अचानक तो जो है मतलब छोड़ नहीं सकते ना। अगर वो कोई काम कर रहा है जो आपको बेसिकली कोई रुसवाई का सामना हो रहा है, तो ये अचानक आप रिश्ता तो ख़त्म नहीं कर देते ना, तो उसको भी आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जब तक आपके पास मुतबादल कोई ऑर्डर नहीं आता, तो यू डोंट गो अगेंस्ट योर एग्जिस्टिंग एलाय। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर कमरान बुखारी की, जिनका कहना है कि अमेरिका बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन शायद वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ यकतरफा तौर पर कई अहम मामलात में खड़ा हुआ है जिस पर पूरी दुनिया ने मुखालफत की, लेकिन अमेरिका की हिमायत हासिल रही है इजराइल को। इसी पे प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तानियों का जो डाटा है वो वल्नरेबल है। पाकिस्तान की अहम शख्सियात हैं, चाहे वो काबीना के वुज़रा हों या दीगर अहम शख्सियात हों, उनका डाटा जो है वो चोरी होकर मार्केट में बिक रहा होता है। पाकिस्तान में ये डाटा क्यों इतना ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड है, ये क्यों इतना ज़्यादा गैर महफूज है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिजिटल दौर में मालूमात यानी डाटा को तेल और सोने के मुतरादिफ समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यह कीमती असासा दिन ब दिन गैर महफूज होता जा रहा है। कभी नादरा के रिकॉर्ड लीक होने की खबर आती है, कभी इंटरनेट सार्फिन के पासवर्ड्स आलमी हैकर्स के हाथ लग जाते हैं, कभी वजीर दाखिला समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात का डाटा डार्क वेब पर लीक हो जाता है। और अब एक और संगीन इंकशाफ सामने आया है। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल टाइड हफीजुर रहमान ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी को बताया है कि हज के लिए अप्लाई करने वाले तकरीबन 3 लाख अफराद का डाटा डार्क वेब पर फरोख्त हो रहा है। यह महज एक वाकया नहीं बल्कि इस पूरे निज़ाम की नाकामी का सबूत है, जो शहरियों की प्राइवेसी और सलामती को यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम हो रहा है। चेयरमैन पीटीए ने मजीद कहा है कि यह मसला 2022 में भी रिपोर्ट हुआ था और तब उनका अपना डाटा भी लीक हो चुका था। उनके मुताबिक डाटा मुख्तलिफ इदारों से अलग अलग चुरा कर इकट्ठा किया जाता है और फिर ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी मालियत अरबों रुपए बनती है। कमेटी इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने इंकशाफ किया कि बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन कानून ना बनाया जाए, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा
तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इस इंकशाफ से चंद रोज कबल भी यह खबर सामने आई थी कि इंटरनेट पर वफाकी वुज़रा, हुकूमती शख्सियात और आला सरकारी अफसरात समेत हजारों पाकिस्तानियों का तमाम डाटा फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर मोबाइल सिम मालिक का एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफर की तफसीलात सब कुछ फरोख्त किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जुमात PTA तक हर शख्स का डाटा गूगल पर बेचे जाने का इंकशाफ हुआ और तमाम ही दस्तावेजात इंटरनेट पर मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर दर्जनों वेबसाइट शहरियों का डाटा मामूली पैसों के एवज बेचने में मसरूफ है। मोबाइल की लोकेशन सिर्फ 500 रुपए में, कॉल रिकॉर्ड का जो डाटा है वो उसकी तफसील तकरीबन 2000 रुपए में, गैर मुल्की सफर की तफसील 5000 रुपए में दस्तियाब है। कुछ माह कबल पाकिस्तान के नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भी एक वार्निंग जारी की थी कि पाकिस्तान के 18 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट सार्फिन के लॉगिन्स, क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड्स आलमी डाटा लीक में चोरी हो गए हैं और लोगों से फौरी फास्टी इक़दाम करने की हिदायत की गई थी। इससे कबल मार्च 2024 में नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के डाटा लीक की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वजारत दाखिला को बताया था कि 2019 से 2023 के दरमियान तकरीबन 27 लाख अफराद के क्रेडेंशियल्स मुतासर हुए थे। ये सूरत हाल बताती है कि डाटा लीक वक्ती तनाज़ा नहीं बल्कि देरीना और बार बार दोहराया जाने वाला एक इंतहाई संजीदा मसला बन गया है। इस मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम को इसलिए भी ज्यादा खबरदार होना चाहिए था क्योंकि तकरीबन एक साल कबल यानी 2024 में एक इसराइली मुसन्निफ ने खबरदार किया था कि 5.5 करोड़ पाकिस्तानियों का मोबाइल डाटा महफूज नहीं और उनकी मुसलसल निगरानी होती है। इसराइली अस्करी तारीखदान और मुसन्निफ युवाल नोवा हरारी ने अपनी किताब नेक्सस में इंकशाफ किया था कि मुश्तबा दहशतगर्दों की तलाश के लिए स्काई नेट नामी मसनूई ज़हानत का सिस्टम पाकिस्तान के मोबाइल फोन नेटवर्क की बड़े पैमाने पर निगरानी करता है। किताब के मुताबिक ये सिस्टम 5.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा जमा करता है और उस डाटा की बुनियाद पर मसनूई ज़हानत का सिस्टम लोगों के दहशतगर्द होने का इम्कान बताता है। ये किताब में लिखा गया है कि 2014 और 2015 में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने स्काई नेट के नाम से एक मसनूई ज़हानत का सिस्टम नस्ब किया जो लोगों को उनकी ऑनलाइन तहरीरों, सफरी रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया पोस्टों की बुनियाद पर मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करता था। यह सूरत हाल बताती है कि यह न सिर्फ प्राइवेसी बल्कि इंसानी हुकूक पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इस संजीदा मसले और पाकिस्तान के लिए बढ़ते खतरात पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के रुकन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अफनानुल्लाह साहब जो है इन्होंने डॉक्टरेट भी कर रखा है IT के शोबे में, तो इनकी एक्सपर्टीज़ भी है IT के शोबे में। इससे हटके कि वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के मेंबर भी हैं। अफनान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मामला है पाकिस्तान में डाटा चोरी के हवाले से? बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई, जो हज के जो एप्लीकेंट्स थे उनका डाटा भी चोरी हो गया, वो डार्क वेब के ऊपर पड़ा हुआ है। इवन जो चेयरमैन PTA वो कहते हैं मेरा भी ID कार्ड और मेरा डाटा भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या वजह है पाकिस्तान में डाटा सिक्योर क्यों नहीं है हमारा? देखें, इसके एक तो इसकी वजह ये है बुनियादी कि जो डेटा प्रोटेक्शन का कानून है वो अभी तक हम लेजिस्लेट नहीं कर सके। उसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेक होल्डर इतने ज़्यादा हैं और उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बहुत सारी लॉबीज़ का कि वो काम अभी तक हो नहीं सका। आपने कहा एक बैरूनी दबाव है कमेटी के अंदर, आपने बात की, वो तो खुद ही कह रहे थे दबाव जिसकी वजह से ये कानून नहीं बन पा रहा, लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही। वो तो कहा ना इन्होंने खुद के जी वो फलानी कंपनी फलाना डिपार्टमेंट, वो तो मीटिंग में कहा कि जी आपने भी उसका जिक्र किया ना। हाँ, और मैंने खुद ये सारी कंसल्टेशंस खुद की हुई हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ इस पर्टिकुलर काम के लिए। बात ये है कि देखें, जब आपका डेटा जो है ये समझने की कोशिश करें कि डेटा की वैल्यू क्यों है, ताकि आवाम को ये वाली बात समझ में आएगी कि डेटा की वैल्यू कम है, तो फिर वो खुद भी समझेंगे कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आप फ़र्ज़ करें आप एक बिजनेसमैन है या आप कोई काम करते हैं, आपने कोई बाइंग करनी है, कोई सेलिंग करनी है, अगर आपको मुझे ये पहले से पता चल जाएगा किसी को कि आपने क्या खरीदना है क्या बेचना है, तो वो आपको वही चीज़ें आपको लाके सामने, आपने अक्सर होगा देखा होगा एल्गोरिथम्स बिल्कुल जो रन आप वही बात करते हैं तो फिर वही चीज़ें आपके फ़ोन पे आनी शुरू हो जाती हैं। एक बात। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपके डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कितना बड़ा ये एक डिज़ास्टर हो सकता है पोटेंशली, कि जो डेटा है इस मुल्क के अंदर वो क्योंकि कानून ना होने की वजह से भी और बेस्ट प्रैक्टिसेस की गैर मौजूदगी की वजह से वो डेटा जो है वो या तो खुद बेचा जा रहा है या वो हैक हो रहा है। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कौन बेच रहा है? देखिए ना, आपको जिनके पास एक्सेस है डेटा की, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरा ये
एक समझ लें कि मेरे लेकिन जाहिर है डेटा निकल तो रहा है, कोई ना कोई तो डेटा दे रहा है ना। जो अभी ये रिसेंटली आया था कि 500-500 रुपए में मोबाइल फोन लोकेशन जा रही है, 2-2 हज़ार रुपए में बाकी जो डेटा जो है वो जा रहा है। हाँ जी, तो अब आप देखें ना, मिसाल के तौर पे आप 2 मिनट के लिए अंदाजा लगा लेंगे 24 करोड़ में से 16 करोड़ लोगों के पास सिम है, मिसाल के तौर पे, तो 500 को 16 करोड़ से मल्टीप्लाई करें, 80 अरब रुपए तो यही हो गए। 80 अरब रुपए तो आपकी इस चीज़ पे बिकते हैं। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखिए दुनिया में अब जब फ़ोन चोरी होता है ना, मिसाल के तौर पर लंदन में आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो वो चोरी आपका इस फ़ोन के इस हार्डवेयर के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है, जो पासवर्ड्स हैं, जो ईमेल्स हैं, वो कई हज़ार पाउंड का होता है डेटा, या कई हज़ार डॉलर का होता है वो डेटा। तो अब जो न्यू जो ऑयल है ना, वो डेटा है बेसिकली। अब और ये जो फ़ोन हमारे पास है, ये इसका माइक्रोफोन भी हर वक्त चल रहा है, ये जो मर्जी कहें, इसके माइक्रोफोन में हर वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरा फ़ोन आइडल पड़ा है, बंद है, मेरे सामने पड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो कनेक्टेड है नेट के साथ तो एज अ माइक्रोफोन कोई भी कहीं बैठ के मेरे फ़ोन को हैक करके वो यूज़ कर सकता है। अगर इवन नहीं भी कनेक्टेड तो वो इसी में सेव कर लेंगे, जब कनेक्ट होगा तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन उधर भेज देंगे। और ये देखें, नेतन्याहू ने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, नेतन्याहू ने ये कहा अभी रिसेंटली कि यू हैव अ पीस ऑफ इजराइल इन योर हैंड, सही है। और पेजर वाला मामला आपके सामने है, जो लेबनान में हुआ हिजबुल्लाह के साथ। तो ये हमें, अगर हमने फोकस नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो हमारे लिए ऑलरेडी है। अब देखें ना, नादरा का डेटा ब्रीच हो चुका है, बैंक्स का डेटा ब्रीच हो चुका है, हज का डेटा ब्रीच हो चुका है, आप मोबाइल फोन का डेटा जो है पार्लियामेंटेरियंस का डेटा ब्रीच हो चुका है। और जब ईरान इजराइल वॉर हुई तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनकी लोकेशन निकाल के उधर ही मिसाइल मारे। तो अगर हम इसको डेटा को प्रॉपरली सिक्योर नहीं करेंगे, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बिल्ड नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, तो ये मसला जो है ये आगे जाके बहुत बड़ा और गंभीर हो सकता है। तो मैंने खुद इसके अंदर लेजिस्लेशन डाली हुई है, और मैंने पिछली पीडीएम की हुकूमत में काबीना ने इसको मंजूर भी कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से उसको लेजिस्लेट हम नहीं कर सके। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही, कानून नहीं बन पा रहा, ये कोई इस पे कोताही नहीं, बल्कि ये जानबूझ के किसी हिकमत अमली के तहत जो है, ये एक एजेंडे के तहत ये नहीं होने दी जा रही। देखिए मैं आपको लॉबी जो है आप कह रहे हैं कि बड़ी इन्फ्लुएंशियल है। मैं आपको मिसाल एक दे देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ सके। आपका व्हाट्सएप का डेटा, फेसबुक का डेटा, गूगल का डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? क्लाउड पे। क्लाउड किधर है? क्लाउड जो है अमेरिका में, सर्वर्स लगे हुए, यूरोप में है। बेसिकली जो आपका सारा डेटा है, उनके पास उस डेटे पे एक्सेस है, और आपने क्योंकि कानून नहीं बनाया हुआ तो वो डेटा में एक्सेस फ्री में है। आप जब आप कानून बनाने लगते हैं तो उनको डेटा का एक्सेस जो है वो आपको लोकलाइज करना पड़ेगा, पाकिस्तान में डेटा सेंटर बना के यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो वो क्यों करें जब आपने उनको एक चीज फ्री में इंडिया के अंदर है ऐसा, हमारे बाकी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर हमने जो कंपनीज को लाके पाबंद किया कि वो उनके मुल्क में आके ही अपने डेटा सेंटर्स अपने बनाए। खाली इंडिया नहीं, दुनिया के 148 मुल्कों ने ये कानून बना लिया है, 204 में से जितने भी थे। तो ये, और इंडिया का जो है वो जो कानून था वो बहुत सख्त था, हमारा बड़ा लिबरलाइज कानून है। उसके बावजूद जो है वो अभी तक जो इसके ऊपर मतलब कि बदकिस्मती से ये कंप्लीट नहीं हो सका काम। मैं अगर हम ये लेजिस्लेशन कर भी लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर जो ब्रीचेस हैं वो लेजिस्लेशन से किसी हद तक तो आप कह रहे हैं कि रुक जाएंगी, लेकिन उसे कुल्ली तौर पर रोकना, जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या हमें करना है? देखिए सबसे पहले लेजिस्लेशन, हर बंदे का, पाकिस्तान में हर बंदे का डेटा वल्नरेबल है, आपका डेटा वल्नरेबल है, मेरा वल्नरेबल है, टीवी जो भी देख रहा है बंदा, वो कोई स्टूडेंट है, वो कोई बिजनेसमैन है, वो कोई मुअल्लिम है, या जो भी है, उसका डेटा भी जो है वो वल्नरेबल है, वो ब्रीच हो सकता है, लीक हो सकता है उसका डेटा। ये स्टार्ट होगा लेजिस्लेशन से। उसके बाद आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने रूल्स बिल्ड करेंगे, और फिर हर बंदे को ये पता होगा कि अगर मैंने ये डेटा ब्रीच किया तो कॉन्सिक्वेंस के तौर पे मुझे इतनी सज़ा मिलेगी या इतना फ़ाइन होगा। अभी तो आपका देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस, आप तो ये तो डेटा जाए जा रहा है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। ये होगा, और उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा ब्रीच ना, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में जो मुस्तकबिल की जो एप्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो रिप्लेस कर सके। चाइना ने किया, रशिया ने किया है, व्हाट्सएप की जगह पे अपना उनका वीचैट है, उनका वीचैट चलता है। अब वीचैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, तो वो फिर वो ठीक है। आपको उससे एक खदशा ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पहले ही लोग शिकवा करते हैं कि उनकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होती है, तो वो जब पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ लगा होगा तो यहाँ पे तो वो बंदा ज्यादा वल्नरेबल अपने मुल्क के अंदर ही नहीं हो जाएगा। नहीं देखें, अगर आपको हर किसी को एक्सेस होगी, नहीं देखें, अगर आपको ट्रस्ट करना है किसी पाकिस्तानी पे और किसी जो बंदा है जो पाकिस्तानी नहीं है, तो
यूजुअली तो आप पाकिस्तानी पे ट्रस्ट करेंगे ना, अगर आप उसको थोड़ा लॉजिकली देखें। ये जो पॉलिटिकल हमारा एक चार्ज एक एनवायरनमेंट है मुल्क के अंदर, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, तो यहाँ तो लोग बड़ा जो है वो शक की निगाह से देखते हैं कि मेरा डेटा पता कहाँ पहुंच जाएगा, मेरे साथ क्या हो जाएगा। एक तो हम अपने लोगों को एजुकेट करें, लेजिस्लेट करें और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएं ताकि एक पूरा हमारे पास प्लान हो जिसके तहत हम पाकिस्तान की सारी इंटरनेट को लोकलाइज कर लें। लेजिस्लेशन तो जब तक होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो जब तक गवर्नमेंट लेके आती है, उसमें एक बेहतर हिकमत अमली वो तो चले आनी है। लेकिन आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो मैं अगर अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहूँ, महफूज करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना है एक सारिफ के तौर पर कि मेरा डेटा लीक ना हो? देखें, पहली तो बात ये है कि ये जो यूजुअल सबसे ज़्यादा जो बड़ा अटैक और सबसे आसान अटैक होता है ना, उसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में नॉर्मली होता है कि कोई फ़ोन उठाता है, उसके पास आपको कुछ डेटा होता है, वो आपको कॉल करके कहते हैं कि जी वो आपके पास वो OTP आया है, वो आप मुझे दे दें। वो आप कभी ना करें। ये सबसे ज़्यादा जो लोग फंसते हैं बेचारे लोग, वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि इसके पास है, या मैं किसी बैंक से कॉल कर रहा हूँ, और फिर वो आपसे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। और बैंक के लिए हमेशा उनके UAN नंबर से कॉल आती है, जो उनका UAN नंबर से कॉल भी आया, 111 वाले नंबर से इस तरह की उनकी कॉल आती है। अगर आपको हल्का सा भी शक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, आप बैंक को खुद कॉल करें। ऐसा ही है, ठीक है ना। और एक और काम भी होता है अफनान साहब, ये जो आजकल मुख्तलिफ जो गेम शोज टीवी चैनल्स के ऊपर चलते हैं, उनकी तरफ से भी उनका नुमाइंदा बनकर लोगों को कॉल की जाती है कि आपका नाम निकल आया है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हवाला भी दिया जाता है कि दिन में 10 दफ़ा मुझे मैसेज आते हैं कि आपके जो है वो आप उसमें शामिल कर लिए गए हैं, अपने ज़रा डिटेल भेजें, पैसे मांगे जाते हैं। तो उसमें अक्सर मैंने एक बंदे के साथ हुआ फ्रॉड, तो उसको बाकायदा उन्होंने स्टूडियो से एक गेम शो की वीडियो भेजी कि देखें हमें ये स्टूडियो में बैठे हुए, बस आपकी अभी हमने अनाउंसमेंट करनी, तो आप पैसे भेजें हमें। तो वो बंदा शरीफ आदमी लुट गया, उसने भेज दिए 35-40 हज़ार रुपये। बाद में जो है वो कोई हल नहीं है। और उसमें अपना सब एक मसला और भी है कि ये स्कैम्स तो चले जो होते हैं, स्कैम्स की जो पाकिस्तान के अंदर जो उसका हुजम बताया जाता है, तकरीबन कोई 2 अरब के करीब है ये मार्केट पाकिस्तान के अंदर स्कैम्स की। तो 2 अरब के पीछे सुनने में आ रहा है कि कोई इस पर डेलिब्रेशंस हो रही हैं कि जो ट्रांजैक्शंस है ऑनलाइन, उसमें कोई 2 घंटे का डिले डाल दिया जाए। तो तकरीबन कोई 5 ट्रिलियन की पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये 2 अरब के स्कैम को रोकने के लिए जो है 5 ट्रिलियन की 5000 अरब की ट्रांजैक्शंस को रोक देना या डिले कर देना, कई अर्जेंट होती है ट्रांजैक्शंस, वो 2 घंटे के डिले से जब होगी, ये तो मजीद मसाइल नहीं पैदा होंगे। ये ठीक है, हिकमत अमली है? नहीं, देखिए ये मेरा ख्याल है, ये तो इसको डिस्कस किया जा सकता है कि ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो उसका कोई एक रजिस्टर बना दें और उसके अंदर फिर डिले कर दें आप, या आप। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन में अगर करेंगे तो फिर वो बिजनेसेस वगैरह हर्ट होंगे। लेकिन बात ये है कि हमें एक, जैसे मैंने कहा कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। फिर ये भी हुआ है लोगों के साथ कि लोगों ने बेचारों ने जैसे किसी ने उनको किसी गेम में या किसी गैम्बलिंग में लगा दिया और लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसमें डाल दी, लोगों ने खुदकुशियां कर ली। ऐसा ही है। और ये 2 अरब रुपए का जो आप बता रहे हैं, ये वो है जो रिपोर्टेड है, जो अनरिपोर्टेड है, जो लोग नहीं बताते हैं, वो तो पता नहीं कितना होगा। तो ये और ये भी है कि जो साइबर क्राइम हमारी एजेंसी है, वहाँ पे भी कंप्लेन जब जाती है तो उसमें बहुत कम किसी के साथ जो है ना वो उसको इंसाफ मिल पाता है, मुजरिमों तक पहुंच पाता है। हालांकि लोकेशन होती है, नंबर होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन टाइम लग जाता है, बड़ा सालों लग जाते हैं। जी देखिए, ज़रा वो कानूनी हिसाब से उनको चलना होता है, लेकिन ये इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है, मॉडर्न स्टेक इस पे बनना चाहिए हमारा मैकेनिज्म। हाँ नहीं, जल्दी पकड़े जाए बंदे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका यही है कि पाकिस्तान की इंटरनेट लोकलाइज्ड हो और आपकी ऐप्स जो है वो आपके अपने कंट्रोल में हो, आपके मुल्क के लोगों के कंट्रोल में हो, तभी आपका हो सकता है। अदरवाइज जो है वो नहीं हो सकता। अगर आप, जैसे आपने कहा कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ना, जिसका कोई डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो उनके बारे में तो एडवाइजरी दी जाती है कि आप अपने करीब फ़ोन ना रखें जब कोई इंपॉर्टेंट बात करें। इसको कम से कम दूसरे कमरे में लेके जाके रखें, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हालांकि वो बंद भी है, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्डेड है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। सही है। तो ये और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा ऐसा इसके अंदर जो है वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सही है। लोग बेचारे जो है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, जो जितना मेरा अपना ऐसा ही है राय इस पे। चलिए, बहुत शुक्रिया सिंदर अफनान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती आपने आरा दी, कई कीमती मशवरे दिए जो कि हमारा शो देखने वाले सार्फिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कई लोग जो हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनते हैं। किसी को किसी गेमिंग शो से कॉल आ जाती है, वो भी फ्रॉड होता है। कोई टीवी चैनल का कोई गेम शो किसी को कॉल नहीं करता। और दूसरा जो है BISP की तरफ से मैसेज आता है या कॉल आती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, खुदारा उन मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड मत किया करें। हुकूमत अगर करना है तो अपना नुमाइंदा भेज कर आपको बुलाएगी, खुद जाके आपका पूरा सर्वे होगा। ऐसे जो आपको मैसेजेस आते हैं, ये सब फ्रॉड होता है। कई पाकिस्तानी लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, कई गैमलिंग के सिस्टम्स के अंदर भी लोग फंसे हैं। तो अपने डाटा की प्रोटेक्शन जो है
उसकी जो है आपने सबसे पहला काम आपने खुद करना है। जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट को हर सूरत में करना है, लेकिन जो अपने तौर पर आप कर सकते हैं बीइंग अ सारिफ, वो आपको खुद ही करना है। प्रोग्राम में मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एशिया कप जब से शुरू हुआ है कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है और कल एक बड़ा मैच फिर से होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। कल के मैच में हिकमत अमली पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए और इन कंट्रोवर्सीज के बारे से भी जो दोहरा म्यार है आईसीसी का, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एशिया कप खेल तो रहा है, लेकिन ये एशिया कप जब से शुरू हुआ है मुसलसल तनाज़ात में घिरा हुआ है। पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान मैच में जो हैंड शेक का मामला एक बड़ा तनाज़ा बन गया था। फिर पाकिस्तान यूएई के मैच से पहले पाकिस्तान ने जो एक फर्म पोजीशन ली थी कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद फिर एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांगी। उस माफ़ी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने पर भी आईसीसी ने पीसीबी को ख़त लिखकर एतराज़ उठाया है कि पीएमओए के अंदर जो है या ड्रेसिंग रूम के अंदर कैमरा कैसे चला गया। हालांकि आईसीसी को ये याद होना चाहिए कि जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी तो भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर गए थे। आज अलाउ नहीं है तो तब भी कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन वो अंदर गए, जाकर टीम से मिले, गुफ्तगू की। तो ये एक यकतरफा तौर पर आईसीसी के अंदर चूंकि भारतीय जो है जय शाह वहाँ पर बैठे हैं, तो वो भरपूर तरीके से इस फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा? और कल जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ा टाकरा फिर से होने जा रहा है एशिया कप में, सुपर 4 का ये मैच है, उसमें पाकिस्तान अब कुछ तब्दीलियाँ भी टीम के अंदर कर रहा है। किस अप्रोच से जाना चाहिए और ये मैच पाकिस्तान कैसे जीत सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा सबसे पहले कि एशिया कप तो इस मरतबा तनाज़ात में घिरा हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही कर रहे हैं पाकिस्तानी मोहसिन नकवी, जबकि आईसीसी में भारतीय जो है वो जय शाह बैठे हुए हैं। तो ये एक टसल की सूरत हाल तो हमें नज़र आ रही है। ऐसे में जो कंट्रोवर्सी एक नई जो बनाई है इंडिया ने कि आईसीसी की तरफ से ख़त भी आया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जनाब जो ड्रेसिंग रूम के अंदर या पीएमओए के अंदर जो है कैसे कैमरा अलाउ किया गया। जब एंडी पाइक्राफ्ट से ने जब पाकिस्तानी टीम से माफ़ी मांगी तो नरेंद्र मोदी भी तो चले गए थे भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में, वहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था। तो ये कैसे देखते हैं आप सारी सूरत हाल को? ये जानबूझ के आईसीसी पेनलाइज कर रहा है पाकिस्तान को एक तरफा तौर पर, ये क्या है मामला? कमर, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है, और वो गलती ऐसे है कि जो एक आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसमें आपको ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एंड वो जो इनको चार्जशीट मिली है पीसीबी को, उसमें कल तक तो ये कहा जा रहा था कि परमिशन मिली थी और आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान भी वहां पे थे और एंडी पाइक्राफ्ट का वो एरिया था। एक तो वो प्री मैच मीटिंग थी, दूसरा जब आपने वीडियो की वो मना की थी उनके इवन एंटी करप्शन यूनिट के मैनेजर ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे पुट फुट डाउन एंड दे सेड कि नहीं, हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर वो अपने रिकॉर्ड के लिए उन्होंने करनी थी तो अगर कर लेते ऑडियो के बगैर, उन्होंने वो सोशल मीडिया पे दे दी, विच इज कॉन्ट्रावीनिंग टू द लॉज ऑफ द आईसीसी, एंड पेनल्टी इस पे लगनी चाहिए। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपने नरेंद्र मोदी वाली बात की। यस, आपको ऐसे लगेगा जरूर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं है जब अफगानिस्तान जीता था कि कैमरा वो यूज होता है और मैच के बाद, बट एक ड्यूरेशन होती है, जब तक वो हैंड ओवर नहीं होता ग्राउंड उस वक्त तक आप नहीं कर सकते, जब हैंड ओवर हो जाता है फिर आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, या आप स्पेशल परमिशन लेते हैं। ये 2 चीजें हो गई। मैं आपके नाजरीन को एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि पाकिस्तान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आया की। यस, आई एग्री विद योर थिंग के जगरनॉट फाइनेंशियल जरूर होगा इंडिया, लेकिन वो होल्ड नहीं करता, हॉस्टेज नहीं है आईसीसी उनका, जय शाह बेशक हो इंच है। एंड सेकेंडली, कभी भी अब जो है वर्ल्ड क्रिकेट को अब ये सोचना होगा कि वो ओन नहीं करते इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो सारे फुल मेंबर्स हैं, इंडिया भी उतना ही फुल मेंबर है जितना कि आयरलैंड है, ठीक है, जितना कि पाकिस्तान है। तो ये तो वो उन्होंने बदमाशी तो लगाई हुई है अपनी। अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बदमाशी के बाद उन्होंने पोलिटिसाइज किया क्रिकेट को, वहां पे गलती हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आई डोंट नो व्हाई, कि एक क्लॉज है 2.1.1 और एक है 2.1.2 और एक 2.4, ये आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। उसमें ये जो हैंडशेक है ना, ये मेंशन्ड नहीं है।
इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम खराब किया है, आपने लेगेसी को तोड़ा है, सोशल वैल्यूज को तोड़ा है, लेकिन इसमें आप चार्ज नहीं कर सकते थे एंडी पाइक्रॉफ्ट को। हाँ, आप ये जरूर कह सकते थे कि यार आप तो न्यूट्रल हैं, इन ए न्यूट्रल चेयर एज एन आईसीसी मैच रेफरी, तो आपने हमें मैसेज क्यों पहुंचाया? इंडिया की मैनेजमेंट या इंडिया के ऑर्गेनाइजर्स, ये इंडिया होस्ट है, वो पहुंचाते। ये तो ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट बनती थी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहां पे आईसीसी बाएं बाएं कर उठता, वो था सूर्य कुमार की पोस्ट मैच इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। वो टोटली कॉन्ट्रावीनिंग थे टू द स्पिरिट ऑफ द गेम, डीमीनिंग द ऑपोजिशन एंड उनको मेल ट्रीटिंग देम दो। और तीसरा जो है वो था कि एटमोसफियर ऑफ द मैच को खराब करना। 18 घंटे, 36 घंटे या 96 घंटे में आप अगर ये रिपोर्ट करते, अगर आप रिपोर्ट करते, तो फंस जाता आईसीसी, क्योंकि सूर्य कुमार को परमिशन लेनी थी अपने क्रिकेट बोर्ड की, वो तो चले उनको मिल गई, फिर उसने परमिशन लेनी थी आईसीसी की। अगर आईसीसी ने परमिशन दी थी तो वो तो फिर गए भाड़ में, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अपने ही लॉज को कॉन्ट्रावीन करके, और आप जाते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लुधियाना में एंड यू वुड हैव नॉक डाउन आईसीसी। और ये भी हो सकता था डॉक्टर साहब, एक काम ये भी हो सकता था कि सलमान अली आगा ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अवॉइड की, उन्हें भी करनी चाहिए थी और जवाब देना चाहिए था सूर्य कुमार यादव का कि जब इंडिया शिकायत करता तो हम पहले उनका मुकदमा रखते कि पहले आपके बंदे ने पहले वायलेशन की है। तो एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और जल्दी से बता दूं, और अगर आईसीसी ने परमिशन नहीं दी थी तो सीरियस लेवल 3 और 4 ऑफेंसेस थे जिसमें पेनल्टीज और पिनलाइज होता सूर्य कुमार यादव। आपकी मॉरल विक्ट्री होती, आपने वो मिस कर दिया, आपने अवॉइड कर दिया। चले अवॉइड आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इसलिए की होगी, व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो आपको पीसीबी को पूछना है, पीसीबी ने गवर्नमेंट से पूछना है। लेकिन जिस वक्त समर आप जा रहे थे और आप 10 मई की आपने दुर्गत बना के रख दी इंडिया की, ह्यूमिलिएट कर दिया मिलिटरली उनको, इंटरनेशनली वो फंस गए। अपने ही घर में जो उनका नैरेटिव था नरेंद्र मोदी का किल हो गया, उनकी जो ऑपोजिशन है उन्होंने उनको उधेड़ के रख दिया। तो यार आपको पता होना चाहिए था कि वो कितने बैड लूजर्स हैं, तो दे विल कम अप विद समथिंग। तो यू शुड हैव ऑलरेडी, आपको प्री टूर्नामेंट परमिशन ले लेनी चाहिए थी, आप परमिशन लेके जाते और आप उसके बाद ये रिएक्ट करते। अच्छा, एक और प्रॉब्लम और है कि एक फिर आपने और अपने आप को वीक किया जब आपने एक ट्वीट कर दिया कि हम बायकॉट कर देंगे। एक तो अब सीसी की चेयर है, दूसरा इंडिया होस्ट था, तीसरा जो ये है इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आईसीसी का, उसका क्लॉज है 2.10 ए, वो ये कहता है कि आपको पेनल्टी लगती। फिर ये $247 मिलियन का है एशिया कप जो एसीसी को आने हैं, उसमें आप अपना 15% शेयर लूज करते। फिर आईसीसी आपको सस्पेंड कर सकता था फ्रॉम फुल मेंबरशिप। फिर आईसीसी जो है, और अब वो जय शाह उधर बैठा हुआ, जो आपने कहा है वो सही है, आईएस हैं, और उसके बाद आपको अगले टूर्नामेंट, ग्लोबल टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता था। तो ये यू शुड हैव वर्कड वेल। एक लास्ट चीज है कि जब आप ट्वीट करते हैं, चाहे वो चेयरमैन कर रहे हैं पीसीबी के बिहाफ पे हो रही है, तो पीसीबी जो है वो फुल मेंबर आईसीसी का, और उनका जो आईसीसी बोर्ड है उसके ऊपर आप डायरेक्टर होते हैं, और डायरेक्टर का एक इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स अलग है, इंटरनेशनल आईसीसी का एक कोड ऑफ एथिक्स अलग है, बट फॉर डायरेक्टर्स अलग है। सही है। उसमें आप डिमीन नहीं कर सकते या आप कैनिबलाइज नहीं कर सकते आईसीसी को। ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब कल के मैच पे आते हैं। कल पाकिस्तान से भारत का मैच है। पहला मैच तो हम बुरी तरह हारे थे, उसमें एक तो इंटेंट की भी समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या खेल रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हम वो मैच हारे। कल के मैच के हवाले से क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी टीम को, क्या चेंजेस होनी चाहिए टीम के अंदर और किस इंटेंट से कल उतरना चाहिए मैदान के अंदर? देखिए, हम अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। हमने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भेज दिया, यार उसने एक दिन में क्या मोटिवेशन करनी है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में फर्क होता है, या तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भेजते। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, आप हार तो वैसे ही रहे हैं, और इंडिया की बहुत सुपीरियर टीम है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से आई हुई है, वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, स्किल में आपसे बहुत आगे हैं, लेकिन T20 में आप उनको हरा सकते हैं। आपको ये सोच के जाना चाहिए टू विन, नॉट टू कंसीड। पहले मैच में ऐसे लगा आप कंसीड कर गए हुए थे। अच्छा, अब आप ये करें कि बजाय कि आपने अजीबो गरीब लोग फिट करने के लिए, इवन कप्तान को फिट करने के लिए, आपने जो टीम का बैलेंस आउट किया हुआ है, टेक अ रेडिकल स्टेप, और आप एक तो मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करें, वो एक यूनिडायमेंशनल प्लेयर है और बड़ी टीमें उसको हिलने नहीं देंगी।
उसकी वो डिफेंस तो है नहीं। आप साहिबजादा फरहान से ओपन कराएं विद हसन नवाज, हु इज एक्चुअली एन ओपनर, आप उसको नंबर 6 पे तबाह कर रहे हैं। उसके बाद आप फखर जमान को 3 पे लाएं, क्योंकि साइम अयूब बेशक उसके 4-0 होंगे 6 मैचेस में, बट वो प्रोलिफिक एक प्लेयर है और प्लस वो बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहा है। तो यू जस्ट पिक हिम अप और आप उसको 4 पे खिलाएं। हुसैन तलत को लेके आए जो एडेड बॉल भी करेगा, रोटेशन और स्ट्राइक भी करता है, एक खोचल किस्म का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जो रन चला सकता है। आपकी डॉट बॉल आपने यूएई के अगेंस्ट पावर प्ले में 36 में से 24 डॉट खेल दिए थे, ठीक है। सो आप उसको हुसैन तलत को लाएं। सलमान अली अगर 6 पे आए कि अगर फंस जाए टीम ऊपर से तो वो रोटेशन कर ले, अदरवाइज में। अच्छा, उसके बाद नवाज 7 पे, शाहीन 8 पे, सुफियान 9 पे, इब्रार 10 पे और हारिस कल 11 ये भी पे। इतलात आ रही है डॉक्टर साहब के गालिबन पाकिस्तान शायद कल 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए और सलमान मिर्जा को शामिल किया जाए सुफियान मुकीम की जगह पर टीम में। इस तरह की डिस्कशन चल ज्यादती रही है। करेंगे आप पाकिस्तान के साथ भी और सलमान के साथ भी। इज टू रॉ टू बी पुट इन इस तरह के मैच में। उसको खिलाना था तो पहले खिलाते, वो अच्छा लड़का है, तगड़ा है, लेकिन उसको आप खिलाते। अब इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में सुपर 4 स्टेज पे, एशिया कप, ग्लोबल स्टेज, आप उस बच्चे को बेंच से उठा के खिला देंगे? या डोंट डू दैट, डोंट सही डू है। दैट। हाँ, तो बाकी इसके yeah. अलावा टीम में फिर आप क्या चेंजेस समझते हैं? ये 3 फास्ट बॉलर्स वाला आइडिया ठीक है या इसमें जो है 2 Again, पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ ही हमें जाना चाहिए? बाकी again, हमारे पास पार्ट आप टाइमर्स भी हैं, साइम अयूब की आपको सूरत लग में, सलमान अली देखिए आगा की सूरत में। पार्ट टाइमर तो इंडिया के अगेंस्ट हमारा भूल जाए ना, वो तो उधेड़ के रख देंगे बखिए। जो पार्ट इम्पोर्टेंट, टाइमर्स में जो है साइम अयूब है, जाहिर है। नहीं साइम पार्ट टाइमर नहीं है, सॉरी अब वो साइम। अब वो बन गया फुल टाइमर ना, लेकिन तो था तो वो पार्ट फुल टाइमर ही था। टाइमर था। हाँ, अब वो बन गया लेकिन प्रॉपर बॉलर। वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है ना समय, वो बहुत आला बॉलिंग वो कर रहा वो है। वो वो, वो, सेकंड वो पे लोग स्पिनर है मजाक भी टीम। उड़ा रहे हैं कि साइम अयूब का तो था कि उसने सईद अनवर बनना था, वो सईद अजमल बन गया when he started his career। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि आप 3 फास्ट बॉलर्स ना खिलाएं, आप 2 खिलाएं। और फहीम अशरफ की जगह बनती है कि उसको स्लॉटिंग की जाए, उसको बैटिंग में ऊपर लेके आए। वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है T20 का, ऊपर अगर खिलाएं। तो आप एक्स्ट्रा कुशन रखें। साइम को आप फुल स्पिनर लें विद इब्रार, तो आपका, और नवाज, तो 3 आपके। हारिस रऊफ के बारे में क्या कहते हैं? शुड ही बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड टुमारो और यार प्लेइंग यस 11 में होना नाउ, चाहिए या नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो जो लोग कहते हैं ना कि उसको उधेड़ भी देते हैं अगले, पर वो मैच भी एक साइड पे लगाने वाला है ना। तो सही है। आपके पास तो आउटराइट चांस यही है ना कि आप देखें 85% 90% तो इंडिया फेवरेट जाएगा, अंडरडॉग्स जाएंगे। तो सही है। व्हाई नॉट टू हैव सर्टेन प्लेयर्स जो ऑन देयर डे, चाहे साइम है, चाहे शाहीन है, चाहे इब्रार है, चाहे हारिस रऊफ है, या दे कैन अपनी सही एक है। सिंगल डे परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ले जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान न्याज साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तज़किया सुना सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान न्याज का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान को एग्रेसिवली कल के मैच में इंडिया के खिलाफ जाना चाहिए। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।